हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ चंदन कुमार सिंह। आज हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिस्कस करेंगे। ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का फर्स्ट पार्ट है। इसमें हम लोग आर के जैन को सॉल्व कर रहे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया टू ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, एनी वन ऑफ द अबव, नन ऑफ दिस। तो स्ट्रेन जो होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो स्ट्रेन जो होता है, स्ट्रेन जो हम लोग जानते हैं, स्ट्रेन इज इक्वल टू, कोई बार है मेरे पास, इस बार में फोर्स अप्लाई किए तो इसका लेंथ कुछ इलोंगेट हो गया। ये जो भी लेंथ इलोंगेट हुआ है, ये लेंथ को अगर हम डेल्टा एल बोले, टोटल लेंथ मेरे पास एल है, तो स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। अगर कोई एक वॉल्यूम कंसिडर कर रहे हैं हम, इसको फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करने की वजह से इसका वॉल्यूम चेंज होता है, तो इसका वॉल्यूम जो है इनिशियल वॉल्यूम है वही, वॉल्यूम जो चेंज हुआ वो डेल्टा भी, तो चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को स्मॉल ई से डिनोट कर रहे हैं। अगर कोई बॉडी का एरिया वाइज कंसिडर करते हैं, इस वॉल्यूम में ही कोई डिकम्पोज करते हैं, अगर लेंथ इसका जो है वो चेंज नहीं होता है, एरिया चेंज होता है, लेंथ वही रह जाता है, एरिया सिर्फ चेंज होता है, तो इसको हम लिख देंगे चेंज इन एरिया इनटू जो भी इसका लेंथ था ओरिजिनल लेंथ, वो लेंथ एल अपॉन टोटल एरिया इनटू लेंथ। ये लेंथ अगर कैंसिल आउट होता है, चेंज इन एरिया बाय ओरिजिनल एरिया, दिस इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेन। तो स्ट्रेन जो होता है वो आपका एनी वन ऑफ द एबव। नेक्स्ट है हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू। हुक्स लॉ जो है वो आपका स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू द पॉइंट ऑफ अप टू इलास्टिक लिमिट। दिस इज ए प्रोपोर्शनलिटी लॉ। ये जो लॉ है वो प्रोपोर्शनलिटी लॉ है, मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अप टू, अगर प्रोपोर्शनल होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो वो अप टू द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं हुक्स लॉ, इट इज द प्रोपोर्शनलिटी लॉ। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस ये प्रोपोर्शनलिटी हटा तो ये यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आया और ये स्ट्रेन, एप्सिलॉन विद द स्ट्रेन। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ई विद द कैपिटल ई विद द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो लॉ है ये प्रोपोर्शनलिटी का लॉ है, इसको हम लॉ ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी बोलते हैं। तो ये वैलिड तभी तक होगा जब तक स्ट्रेस जो है प्रोपोर्शनल रहेगा स्ट्रेन की, इसलिए हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू द प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। नेक्स्ट कहता है यंग्स मॉडुलस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, तो अभी हम लोग देखे थे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस इज, यहाँ पर जो भी यूनिट दिया हुआ है वो सब KGF यूनिट में दिया हुआ है, तो न्यूटन को आप KGF में कन्वर्ट कर दीजिए तब हो जाएगा। हम लोग ये जानते हैं अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो कैपिटल ई यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आएगा, मतलब स्ट्रेस इज इक्वल टू कैपिटल ई और एप्सिलॉन। तो कैपिटल ई यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन का यूनिट चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ को ही मीटर में, ओरिजिनल लेंथ को ही मीटर में, और स्ट्रेस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नीचे कोई यूनिट नहीं होगा, ऊपर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1/9.8 KGF, ये बहुत पहले बताया जा चुका है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1
इज इक्वल टू 1/9.8 kgf। तो 1 न्यूटन की जगह पर 1/9.8 kgf लिखें बाई मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर स्क्वायर इक्वल 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर इक्वल 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर लिखते हैं तो इसका यूनिट kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एफ के जगह 1 पुट कर दी यूनिट एक्सेशन प्रोड्यूस करने के लिए, तो kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स द यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स जिस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, डिफॉर्मेशन भी उसी डायरेक्शन में अगर हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल या लीनियर स्ट्रेन। जैसे ये फोर्स अप्लाई किए थे अभी आप लोग, पी फोर्स अप्लाई किए थे, डिफॉर्मेशन इसी के डायरेक्शन में, इसी फोर्स के डायरेक्शन में हुआ था। दैट मीन स्ट्रेन हम कह सकते हैं चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो इस स्ट्रेन को हम लोग कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसको हम लॉन्गिट्यूडनल फोर्स बोलेंगे। तो स्ट्रेस जो होगा वो स्ट्रेस इज इक्वल टू कैपिटल यंग्स मॉडुलस और स्ट्रेन। यहाँ पर जो स्ट्रेन है ये स्ट्रेन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस। तो ये अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। तो कह रहा है डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज नोन एज लीनियर स्ट्रेन। इफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अप्लाइड टू ए बॉडी and body tend to elongate it, the stress so produced is called। यदि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, सपोज कीजिए कि कोई एक बार है मेरे पास, ये एक फिक्स है, यहाँ पर फोर्स अप्लाई करते हैं P, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो ये इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखना होगा, इधर P लग रहा है तो सेम फोर्स इधर भी लगेगा तभी बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगा। बॉडी को फ्री कर दिए, फ्री करने के बाद इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया गया। दैट मीन दोनों तरफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस में आपका जो भी स्ट्रेस होगा वो फोर्स अपॉन एरिया होगा। तो यहाँ पूछ रहा है इफ़ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अप्लाइड टू ए बॉडी टेन टू इलोंगेट इट, और इसके वजह से अगर वो इलोंगेट होता है तो सो द स्ट्रेस प्रोड्यूस इज कॉल्ड। इस तरह की सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। जब वो खींचा जाता है तो वहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस इज इक्वल टू P बाई, अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है तो P बाई A। अगर यही फोर्स कंप्रेसिव इन नेचर होता तो रेजिस्टिव फोर्स भी कंप्रेसिव इन नेचर होता बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए। तब जो फोर्स अप्लाई होता वो P था और एरिया वो तभी ये था। तो जो यहाँ पर स्ट्रेस होगा वो स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन उसका अंदर की तरफ है, निगेटिव एक्स की तरफ है। दैट मीन्स वो कंप्रेसिव इन नेचर, यहाँ पर डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स की तरफ है, इसलिए टेंसाइल इन नेचर। तो स्ट्रेस यहाँ पर जो मिलेगा वो मिलेगा P बाई A। ये कंप्रेसिव इन नेचर बिकॉज निगेटिव डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है ऑन द पॉजिटिव फेस। नाउ the material having same elastic property in all direction is known as same elastic properties in all direction। इसको जानने के लिए हम लोग एक टर्म पता है आइसोट्रोपिक मटेरियल। आइसोट्रोपिक होता क्या है? आइसोट्रोपिक का मतलब होता है इन यूनिफॉर्मिटी इन ऑल ओरिएंटेशन या ऑल डायरेक्शन। ये ग्रीक वर्ड से मिला है। आइसो मीन्स होता है इक्वल और ट्रोपी मीन्स होता है वे या डायरेक्शन। मतलब एंड इट प्रिसाइज डिफिनेशन डिपेंड अपॉन द डिफरेंट सब्जेक्ट एरिया। हर एक सब्जेक्ट में आइसोट्रोपिक का कुछ ना कुछ बात आता है। तो आइसोट्रोपिक, अगर फ्लूइड मैकेनिक्स का बात करें तो फ्लूइड फ्लो इज आइसोट्रोपिक इफ़ देयर इज़ नो डायरेक्शनल प्रेफरेंसेस। मतलब कोई किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। मतलब फुल्ली डेवलप 3D फ्लो का बात करें, हर एक डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसका फ्लो वेलोसिटी है वो सेम है, वो चेंज नहीं कर रहा है 3D में और फुल्ली वो डेवलप है। तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? वो आइसोट्रोपिक फ्लो बोल सकते हैं। इन थर्मल एक्सपेंशन के केस में सॉलिड इज सेड टू बी आइसोट्रोपिक इफ द एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन व्हेन थर्मल एनर्जी प्रोवाइडेड। जब थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो एक्सपेंशन का सॉलिड का होता है तो सब डायरेक्शन में, अगर एक्स वाई और जेड सभी डायरेक्शन में और इक्वल एक्सपेंशन होता है तो हम उसको बोलते हैं कि वो आइसोट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है। वो मटेरियल जो है वो आइसोट्रोपिक मटेरियल है, क्योंकि एक्सपेंशन जो हो रहा है किसी भी डायरेक्शन में ज़्यादा, किसी डायरेक्शन में कम, ऐसा नहीं हो रहा है, हर एक डायरेक्शन में इक्वल हो रहा है। तो एक्सपेंशन अगर हर एक डायरेक्शन में इक्वल हो तो वैसे मटेरियल को हम लोग बोलते हैं आइसोट्रोपिक मटेरियल।
फॉर द टाइम बिंग हम लोग यहाँ पे स्टडी जो भी किए हैं बीटेक में, उसमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में एक्सपेंशन होता था, इधर एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में ही एक्सपेंशन होता था। तो उसको प्रॉब्लम को सिंपल बनाने के लिए हम लोग सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एनालाइज करते थे कि एक ही डायरेक्शन में एक्सपेंशन होता है, लेकिन एक्चुअल में अगर तीनों डायरेक्शन में एक्सपेंशन होता है और इक्वल एक्सपेंशन होता है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं आइसोट्रोपिक मटेरियल है वो। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का बात करें, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का बात करें, तो इन आइसोट्रोपिक मटेरियल एन आइसोट्रोपिक मटेरियल इन सच केस दैट द परमिटिविटी और परमिएबिलिटी ऑफ ए मीडियम इज़ यूनिफॉर्म इन ऑल डायरेक्शन। अगर चाहे परमिटिविटी हो या परमिएबिलिटी हो, वो किसी भी मीडियम का अगर सभी डायरेक्शन में एक जैसा हो तो हम उसको बोलेंगे कि वो आइसोट्रोपिक मीडियम है। इन मटेरियल साइंस के केस में, जो कि यहाँ पर है, आइसोट्रोपिक मीन्स हैविंग आइडेंटिकल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। एग्जाम्पल में ग्लास या फिर मेटल, उसमें सारा प्रॉपर्टी जो होता है वो हर एक डायरेक्शन में इक्वल होता है। एन आइसोट्रोपिक मटेरियल जैसे वुड होता है या लेयर्ड रॉक, जिसको स्लेट भी कहते हैं हम लोग, स्लेट, बिकॉज इट्स मटेरियल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। इस मटेरियल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है डिफरेंट डायरेक्शन में, इसलिए इसका नाम, इसलिए एक कॉन्सेप्ट हो गया एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी हो गया, एन आइसोट्रोपिक मटेरियल हो गया। अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, इतना लेंदी में नहीं जाते हैं, तो मेरे पास एक केस है। सपोज एक ब्लॉक है मेरे पास, ब्लॉक के पास दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट का जो प्रॉपर्टी है, चाहे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का अगर बात करें, दोनों पॉइंट का यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर डिफरेंट है, मतलब सेम है, दोनों पॉइंट, यहाँ का यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम है, यहाँ का यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी सेम है, तो कह रहा है कि वैसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। तो प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल पॉइंट, हर एक पॉइंट पे प्रॉपर्टी चाहिए, पॉइंट हर एक पॉइंट पे सेम होता है। बट अगर इसका कंपोनेंट लेके देखेंगे तो E1, E2 और E3, इसका जो कंपोनेंट है, इसका कंपोनेंट तीनों डायरेक्शन में डिफरेंट है। यहाँ पर इसका कंपोनेंट E1 है, इस डायरेक्शन में E2 है, इस डायरेक्शन में E3 है। इसको इसके साथ कंपेयर नहीं करना है, इसको इसी में कंपेयर करना है, E1, E2 और E3, मतलब हर एक डायरेक्शन में इसका वैल्यू डिफरेंट है, E1, E2 और E3। अगर पॉइंट टू पॉइंट वैल्यू कांस्टेंट है और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को कंसिडर करते हैं, तो उस पॉइंट पे तीनों डायरेक्शन में जो उसका प्रॉपर्टी है वो भी अगर वो डिफरेंट है, तो वैसे मटेरियल को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस मटेरियल। लेकिन आइसोट्रोपिक मटेरियल किसको कहते हैं, कह रहा है कि भले ही पॉइंट टू पॉइंट प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, लेकिन डायरेक्शन वाइज एक्स, वाई और जेड तीनों में E1 और E1 ही है। इसमें भी तीनों में E2 और E2 ही है, मतलब डायरेक्शन वाइज तीनों डायरेक्शन में उसका वैल्यू अगर कांस्टेंट है, भले ही पॉइंट टू पॉइंट डिफरेंट हो, लेकिन तीनों डायरेक्शन में अगर उसका वैल्यू कांस्टेंट है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोट्रोपिक मटेरियल। प्रॉपर्टी आर सेम इन ऑल डायरेक्शन बट डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट हो सकता है। लेकिन जैसे इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन का E1 है, इस डायरेक्शन का E2 है, ये डिफरेंट हो सकता है। लेकिन इस पॉइंट का अगर बात करें तो इस पॉइंट में तीनों डायरेक्शन E1, X, Y और Z तीनों डायरेक्शन में इसका जो प्रॉपर्टी है वो E1 और E1 ही है, तो वैसे मटेरियल को आइसोट्रोपिक मटेरियल बोलते हैं। लेकिन यदि मटेरियल ऐसा हो जो होमोजीनियस भी हो और आइसोट्रोपिक मटेरियल हो, तो उस पर्टिकुलर केस में आप कंसिडर कर लीजिए कि हर एक पॉइंट का यंग्स मॉडुलस सेम होगा, और यहाँ हर एक पॉइंट का यंग्स मॉडुलस सेम होगा, साथ साथ हर एक डायरेक्शन का यंग्स मॉडुलस भी सेम होगा। तो वैसे हम लोग क्या बोलेंगे, ई वैसे मटेरियल को हम लोग बोलेंगे होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक, होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल, इसमें हर एक पॉइंट टू पॉइंट भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन टू डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। मतलब हर एक मटेरियल जो है उसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर पॉइंट टू पॉइंट भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन वाइज भी कांस्टेंट है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोट्रोपिक मटेरियल बोलेंगे। तो कह रहा है द मटेरियल हैविंग सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन इज नोन एज आइसोट्रोपिक मटेरियल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a thin mild steel wire is loaded by adding loads in equal increment till its break. The extension noted with increasing load will behave under. तो माइल्ड स्टील में अगर लोड बढ़ा रहे हैं तो लोड बढ़ाने तो उसका एक्सटेंशन जो होगा विथ इंक्रीजिंग लोड कैसे बिहेव करेगा। तो स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ अगर आप देखिएगा, वो भी अगर माइल्ड स्टील डक्टाइल के केस में अगर स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ अगर देखिएगा तो आपको पहले तो
कांस्टेंट वैरी करेगा, जिस तरह से स्ट्रेस वैरी करेगा उसी तरह स्ट्रेन वैरी करेगा। अगर इसको हम फोर्स पर यूनिट एरिया बोलते हैं, P/A बोलते हैं, जिसको हम चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ बोलते हैं। तो अगर हम फोर्स और चेंज इन लेंथ के बीच ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो भी आपका सेम जाएगा यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये यील्डिंग स्टार्ट होगा, उसके बाद मैक्सिमम स्ट्रेस, उसके बाद इधर फ्रैक्चर हो जाएगा। इसमें भी सेम इस तरह का बिहेवियर ये नोट करेगा। तो कहता है पहले फर्स्ट यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है और फिर उसके बाद रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। तो कह रहा है थिन माइल्ड स्टील वायर इज लोडेड बाय एडिंग लोड्स ऑफ इक्वल इंक्रीमेंट टिल इट्स ब्रेक। द एक्सटेंशन नोटेड, एक्सटेंशन जो एक्सटेंशन है ये एक्सटेंशन नोटेड विथ इंक्रीजिंग लोड। जैसे जैसे लोड आप बढ़ा रहे हो इस डायरेक्शन में एक्सटेंशन कैसा मिलेगा, तो पहले आपका यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद आपका रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज यूनिफॉर्मली फर्स्ट एंड देन इंक्रीज रैपिडली, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिगर 11.1 shows the relative position of the graph obtained between the stress and strain of 4 different material: soft brass, cold roll steel, low carbon steel and medium carbon steel and heat treated। तो इसमें आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हर एक का आप याद कर लीजिए, इसमें कुछ करना नहीं है। ये ऊपर वाला जो है आपका ये मीडियम कार्बन स्टील, ये कोल्ड रोल स्टील और ये आपका लो स्टील, और नीचे वाला जो है ये सॉफ्ट ब्रास के केस में। तो फिगर 11.1 कर्व ए शोज, कर्व ए जो है मीडियम कार्बन स्टील को शो कर रहा है, तो मीडियम कार्बन स्टील ये आप ध्यान में रखिए। फिगर 11.1 कर्व बी जो है वो कोल्ड रोल स्टील, कर्व सी जो है वो लो कार्बन स्टील, कर्व डी जो है वो आपका सॉफ्ट ब्रास, कर्व डी जो है सॉफ्ट ब्रास। नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज डिफाइंड एज। जिस तरह से स्ट्रेस स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसी तरह से शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन। हुक्स लॉ ये कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन। अब शेयर स्ट्रेस शेयर स्ट्रेन के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे एक ब्लॉक है, इस डायरेक्शन में अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और अगर रेजिस्टिव फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये ब्रेक कहीं यहाँ से होगा। तो जब ब्रेक यहाँ से होगा तो इसका इतना का फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाते हैं, सिर्फ हाफ का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है इस पोर्शन का, तो ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है और जो एरिया ब्रेक हुआ है, ये एरिया इस फोर्स के परपेंडिकुलर है, ये एरिया इस फोर्स के परपेंडिकुलर है। तो जो यहाँ पर स्ट्रेस डेवलप होगा उसको हम नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन यदि ऐसा हो कि फोर्स अप्लाई किए हैं हम इस डायरेक्शन में और जो ब्रेक हो रहा है वो ब्रेक भी आपका यही एरिया हो रहा है, मतलब फोर्स के पैरेलल वाला एरिया जो है ये एरिया ही ब्रेक हो रहा है, ये एरिया मतलब खिसक जा रहा है इस तरह से। तो यहाँ पर जो स्ट्रेस डेवलप होगा इसको हम लोग बोलते हैं शेयर स्ट्रेस, क्योंकि फोर्स और ये एरिया जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है। फोर्स और एरिया दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, जब पैरेलल होता है तो शेयर स्ट्रेस डेवलप होगा। तो इस पर्टिकुलर केस में यदि बॉडी पहले ऐसा था, कुछ देर के बाद ऐसा शेप ले लेता है, तो कुछ ही एंगल डिफॉर्म होता है। ये डिफॉर्मेशन को अगर हम dx बोलते हैं, इसको अगर dy बोलते हैं, तो ये जो एंगल है गामा, इसको हम लोग बोलते हैं शेयर स्ट्रेन गामा इज इक्वल टू tan गामा फॉर ए वेरी स्मॉल गामा के लिए इज इक्वल टू dx बाई dy। tan गामा इज इक्वल टू मतलब गामा इज इक्वल टू dx बाई dy। ये जो एंगल है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं शेयर स्ट्रेन। फोर्स जो अप्लाई किए थे हम इस डायरेक्शन में, उसके वजह जो प्लेन ब्रेक हुआ था वो प्लेन आपका ये ब्रेक हुआ था। तो स्ट्रेस, ये स्ट्रेन को हम शेयर स्ट्रेन बोलते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं शेयर स्ट्रेस बोलते हैं। शेयर स्ट्रेस यहाँ पर फोर्स बटा में ये वाला जो एरिया ए है, ये एरिया
फोर्स बटा में एरिया। ना शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन। ये अगर हटता है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है जी, इसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता क्या है, जी इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस बाई शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेस बाई शेयर स्ट्रेन। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज द रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेन। कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ द वायर स्ट्रेच बाय लोड इज डबल्ड देन यंग्स मॉडुलस विल बी। अगर रेडियस हम डबल कर दे तो यंग्स मॉडुलस पे क्या फर्क पड़ेगा। मान लीजिए कि रेडियस पहले r था, बाद में रेडियस कर दिए 2r। हम ये जानते हैं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा तो कैपिटल ई आया, जिसको हम यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू सिग्मा बाई स्ट्रेन, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। स्ट्रेस जानते हैं फोर्स बटा एरिया। कौन सा एरिया, फोर्स बटा परपेंडिकुलर एरिया। स्ट्रेन ये एप्सिलॉन। एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर। अगर ये रॉड है तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो इसका होगा वो पाई आर स्क्वायर। सिमिलरली इफ द रेडियस डबल कर दें तो जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो क्या हो जाएगा, फोर्स की जगह फोर्स, एरिया की जगह पाई इंटू आर की जगह 2r स्क्वायर इंटू स्ट्रेन। तो हम जानते हैं एफ बटा पाई आर स्क्वायर इंटू स्ट्रेन को हम लोग जानते हैं यंग्स मॉडुलस E1 जो अभी निकाले। यहाँ पर इतना की जगह E1 रख देंगे तो बचेगा 2 का 4, यहाँ पर 4, मतलब E2 इज 1/4 ऑफ E1। मतलब यंग्स मॉडुलस ऑफ इन द केस ऑफ 2 इज 1/4 ऑफ द यंग्स मॉडुलस ऑफ इन द केस ऑफ 1। तो कहता है इफ द रेडियस ऑफ वायर स्ट्रेच्ड बाय द लोड इज डबल्ड देन इट्स यंग्स मॉडुलस विल बी बिकम्स 1/4। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ माइल्ड स्टील कंपेयर टू द अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेस इज। माइल्ड स्टील के केस में या कोई भी मेटल के केस में टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, कम अंतर होता है। दोनों का वैल्यू अगर आप देखिएगा तो लगभग दोनों का वैल्यू सेम आएगा। इन केस ऑफ कंक्रीट के केस में कंप्रेसिव स्ट्रेस का वैल्यू ज़्यादा आता है। इन केस ऑफ रॉड के केस में, माइल्ड स्टील के केस में टेंसाइल स्ट्रेंथ का वैल्यू ज़्यादा होता है। तो इस केस में आपको मोर मार सकते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ माइल्ड स्टील एज कम्पेयर टू द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, क्योंकि स्टील जो हम लोग यूज़ करते हैं वो ओनली फॉर टेंसाइल लोड सस्टेन करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर कोई घर बना रहे हैं, घर में अगर बिल्डिंग में अगर कहीं पर स्टील यूज़ करते हैं तो उसको हम स्टील इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो टेंसाइल लोड को सस्टेन कर पाए, और कंक्रीट इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो कंप्रेसिव लोड को सस्टेन कर पाए। तो कंप्रेसिव में आपका स्टील जो होता है वो बहुत वीक होता है और टेंसाइल में वो अच्छा लोड सह सकता है। तो टेंसाइल उसका अच्छा होता है। तो कह सकते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेस बाई कंप्रेसिव स्ट्रेस जो होगा, टेंसाइल स्ट्रेस बाई कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ माइल्ड स्टील जो होगा वो ज़्यादा होगा टेंसाइल कंप्रेसिव स्ट्रेस के कंपेरिजन में। इसलिए दोनों का जो रेशियो होगा वो आपका टेंसाइल स्ट्रेस इज मोर देन द कंप्रेसिव स्ट्रेस। बट इन केस ऑफ मेटल में दोनों वैल्यू लगभग सेम होता है। अगर मेटल को ओवरऑल मेटल को स्टडी कीजिए तो ज़्यादा अंतर उसमें नहीं मिलता है। लेकिन इस माइल्ड स्टील के केस में यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस का वैल्यू ज़्यादा होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस के कंपेरिजन में। नेक्स्ट है टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ मटेरियल इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द मैक्सिमम लोड ड्यूरिंग द टेस्ट बाय वन बाय द। तो टेंसाइल टेस्ट जो हम करते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग, टेंसाइल टेस्टिंग करते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से, तो उसमें हम लोग एक अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस जो मिलता है हमको, उसमें हम लोग हमेशा ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया से भागा देते हैं। कहीं भी ट्रू का बात वहाँ पर नहीं आता, मतलब चेंज क्रॉस सेक्शन एरिया से भागा नहीं देते हैं। उस पर्टिकुलर केस में हम लोग हमेशा ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया से भागा देते हैं, डिवाइड करते हैं। नाउ द इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज एन इंडेक्स ऑफ इट्स। इम्पैक्ट स्ट्रेंथ जो हम लोग मेजर करते हैं वो टफनेस के लिए मेजर करते हैं। टफनेस होता क्या है वो देख लेते हैं। Toughness is the property of material to resist fracture due to high impact load. It is the measure of toughness is the amount of energy absorbed after being stressed up to the point of fracture. Up to the point of fracture जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टफनेस बोलते हैं। टफनेस जो होता है वो दो तरह से मेजर होता है, आइजोड टेस्ट या चारपाई टेस्ट। डक्टाइल मटेरियल हैज आर
टफर देन द ब्रिटल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल जो होता है वो ज़्यादा टफर होता है। अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ को अगर यहाँ पर देखें, हम इस साइड अगर स्ट्रेस है, इस साइड अगर स्ट्रेन है, तो अप टू द पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर, अगर पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर ये है तो यहाँ तक जो भी आपको एरिया मिलेगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन के जो भी एरिया मिलेगा, ये एरिया इज द मेजर ऑफ टफनेस। पूरा एरिया जो है वो टफनेस है। लेकिन अप टू द पॉइंट ऑफ इलास्टिसिटी या प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक जो एरिया यहाँ पर मिलेगा, ट्रायंगल वाला एरिया जो मिल रहा है, ये मेजर करता है रेजिलियंस को। पूरा जो एरिया है वो टफनेस मेजर करता है। तो कह रहा है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट फ्रैक्चर ड्यू टू हाई इम्पैक्ट लोड। The measure of toughness is the amount of energy absorbed after being stressed up to the point of fracture। तो इसमें कौन कौन सा टेस्ट करते हैं टफनेस को मेजर करने के लिए? तो आइजोड टेस्ट करते हैं और चारपाई टेस्ट करते हैं। आइजोड टेस्ट में हम लोग करते क्या है कि आपके पास एक स्पेसिमेन रहता है, इस ऐसा, इसके ऊपर हम एक पेंडुलम से हैवी वेट ला के इसके ऊपर टकराते हैं। ये एंगल जो होता है 45 डिग्री होता है, तो ये फ्रैक्चर होता है। और ये कितना एनर्जी, फ्रैक्चर होने से पहले कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया, इसको ये इंडिकेट करता है। तो दिस इज द इंडिकेशन ऑफ टफनेस ऑफ द मटेरियल। नेक्स्ट है चारपाई टेस्ट। चारपाई टेस्ट में सिंपल सपोर्टेड बीम के जैसा हम इसको रख लेते हैं स्पेसिमेन को। इसमें स्पेसिमेन ऐसा स्पेसिमेन लेते हैं, यहाँ पर सपोर्ट देते हैं, यहाँ पर एक सपोर्ट देते हैं और यहाँ पर हम लोड अप्लाई करते हैं, तो ये फ्रैक्चर होता है। तो फ्रैक्चर होने से पहले ये कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया उसको इंडिकेट करता है। तो ये चारपाई टेस्ट के अंतर्गत आता है। तो कह रहा है द इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज द इंडेक्स ऑफ टफनेस। नेक्स्ट है द यंग्स मॉडुलस ऑफ वायर is defined as the stress which will increase the length of wire compared to the original length। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिफाइन कैसे कीजिएगा? तो हम जानते हैं स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये हटा तो यंग्स मॉडुलस आया, स्ट्रेन आया। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। तो इसको डिफाइन करना है। तो डिफाइन करने के लिए, किसी क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए डिनोमिनेटर को हम 1 बना देंगे। तो डिनोमिनेटर को 1, दैट मीन्स स्ट्रेन को 1 बना देंगे। तो E इज इक्वल टू सिग्मा, मतलब यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस। कब? जब स्ट्रेन 1 है तब। स्ट्रेन क्या होता है? तो स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ये जब चेंज इन लेंथ ओरिजिनल लेंथ दोनों बराबर होगा, मतलब स्ट्रेन 1 होगा, मतलब चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू L। अगर ऐसा होगा तब स्ट्रेस जो होगा वो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर होगा। कहने का मतलब एक ब्लॉक है मेरे पास, इसको फोर्स अप्लाई किए, इसका जो लेंथ चेंज हुआ, इसका जो लेंथ चेंज हुआ वो चेंज इन लेंथ जो है इसका ओरिजिनल लेंथ के बराबर है, ओरिजिनल लेंथ के बराबर है। तब जो स्ट्रेस लगा उस स्ट्रेस को, वो स्ट्रेस जो कि इतना डिफॉर्मेशन, उतना ही डिफॉर्मेशन जितना बड़ा वो था, उतना ही डिफॉर्मेशन के लिए जितना स्ट्रेस लगा उसी को हम लोग यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। तो सेम अमाउंट, लेंथ ऑफ द वायर कंपेयर टू द ओरिजिनल लेंथ इज द सेम अमाउंट। सेम है, चेंज इन लेंथ ओरिजिनल लेंथ दोनों सेम है, तभी यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू द स्ट्रेस। नेक्स्ट है परसेंटेज रिडक्शन ऑफ एरिया इन परफॉर्मिंग टेंसाइल टेस्ट ऑन कास्ट आयरन मे बी ऑफ ऑर्डर ऑफ। कास्ट आयरन एक डक्टाइल ब्रिटल मटेरियल है, कास्ट आयरन एक ब्रिटल मटेरियल है। और जब अगर वो ब्रिटल मटेरियल है तो ब्रिटल मटेरियल के केस में स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम अगर आप देखिएगा तो ये इसमें यील्डिंग होता नहीं है, डायरेक्ट फ्रैक्चर हो जाता है। यहाँ पर डायरेक्ट फ्रैक्चर हो जाएगा। तो ये स्ट्रेस और ये स्ट्रेन, ये जो ग्राफ बना यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये ब्रिटल मटेरियल के लिए, ब्रिटल मटेरियल के केस में। तो जो इलॉन्गेशन इसमें होता है वो अप टू 0, कुछ इलॉन्गेशन हुआ नहीं, डायरेक्ट फ्रैक्चर हो गया। लेकिन अगर डक्टाइल मटेरियल के लिए बनाइएगा तो सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फिर अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, फिर मैक्सिमम अल्टीमेट स्ट्रेस और फिर फ्रैक्चर, इस तरह से। तो ब्रिटल के केस में ये और डक्टाइल के केस में ये। तो कास्ट आयरन जो है ब्रिटल मटेरियल है, ब्रिटल के केस में आपका डायरेक्ट वो फ्रैक्चर हो जाएगा। तो कह रहा है परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया, रिडक्शन होगा ही नहीं, मगर अगर आप खींचिएगा इस पर्टिकुलर कास्ट आयरन को, ब्लॉक को टेंसाइल टेस्ट में खींच रहे हैं तो एरिया घटेगा नहीं, नेकिंग नहीं होगा, वो डायरेक्ट फ्रैक्चर हो जाएगा। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन को इस तरह से हम दिखा रहे हैं।
तो कह रहा है परसेंटेज रिडक्शन ऑफ एरिया इन परफॉर्मिंग टेंसाइल टेस्ट ऑन कास्ट आयरन मे बी ऑफ ऑर्डर ऑफ 0%. नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस विच विल यूनिट स्ट्रेन इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस विच कॉज यूनिट स्ट्रेन. जब वही सेम क्वेश्चन आ गया कि जब यूनिट स्ट्रेन हो गया तो इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस वही होगा जो यंग्स मॉडुलस होगा. अगर ये स्ट्रेन को अगर 1 बना दे तो स्ट्रेस जो होगा वो यंग्स मॉडुलस के बराबर होगा. द इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस विच कॉज द यूनिट स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. नेक्स्ट है ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर मटेरियल इज प्लॉटेड बिटवीन. नेक्स्ट पार्ट में इसको देखेंगे.